गपशप। लेखक परिचय। नामवर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी जनपद में 1927 को हुआ था। हिंदी विश्वविद्यालय से M.A. Ph.D. करने के बाद कुछ वर्षों तक अध्यापन किया। जोधपुर विश्वविद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य के पद पर आसीन रहे। अनेक वर्षों से आलोचना पत्रिका का संपादन किया। नामवर सिंह प्रगतिशील आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु 19 फरवरी 2019 नई दिल्ली में हुई। इन्होंने अधिकतर आलोचना, साक्षात्कार इत्यादि विधाओं में सृजन किया है। कविता के नए प्रतिमान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 1991 से राजा राजमोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रहे। 1959 में वे सक्रिय राजनीति में उतरे, लोकसभा चुनाव लड़ा, हालांकि चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कहानी, नई कहानी, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी की 2 पत्रिकाओं जनयुग और आलोचना का संपादन भी किया। इनके आलोचनात्मक रचनाएं हैं बकलम खुद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों, पृथ्वीराज रासों की भाषा, छायावाद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, कहना न होगा इनकी साक्षात्कार रचना है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान, हिंदी अकादमी, साहित्य भूषण सम्मान, महावीर प्रसाद सम्मान तथा शब्दसाधक शिखर सम्मान प्राप्त हुए हैं। डायरी तो में लिखता नहीं और न हिसाब किताब रखने की आदत ही है, लेकिन आज सोते समय जब पूरे दिन की उपलब्धियों पर विचार करने लगा तो शून्य भी हाथ न आया, वह भी ऊपर ही रहा। बड़ी झल्लाहट हो रही है। सारा दिन बेकार गया। कुछ तो इधर उधर घूमने में और कुछ इधर उधर की गपशप में। क्या लाभ हुआ इन व्यर्थ की बातों से? गोष्ठी के साथ भी खूब हैं। न कोई निश्चित विषय और न किसी बात पर अच्छी तरह जम के विचार, जैसे केले के पात पात में पात, वैसे बात बात में बात। एक है वह गप्पे हाँकने में आला। सभी बातें इस तरह कहता है जैसे वह उन सब का नायक हो। प्रेम की कहानियों, रोमांस की घटनाएं, शिकार के दृश्य, सब कुछ इस तरह बयान करता है जैसे वह डॉन क्विक्सोट हो। कहने से तो ऐसा मालूम होता है जैसे संसार की सारी लड़कियां उसी पर मरती हैं। वाहियात 10% सच्चाई पर 90% झूठ का मुनाफा रखकर बातें करता है। दूसरा है पर उसकी दूसरी सनक, गोया दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे वह न जानता हो। बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका परिचय, पुलिस के अधिकारियों से उसका संबंध, मंत्रियों और नेताओं तक उसकी पहुंच, गरज की वह साधारण लोगों पर यदि कभी कृपा करने आता है तो केवल हम ही लोगों पर तीसरे साहब हैं। जब मिलिए वही अध्यापकी जीवन की बातें रहेंगे। फलों को मैंने ऐसा जवाब दिया, फलों को ऐसे लथेड़ा, आज क्लास में ऐसा पाया, मतलब दुनिया भर उनके लिए पाठशाला है और सभी लोग उनके विद्यार्थी। क्यों किसी का समय में लून, लेकिन इसी तरह की बातें हुई। लौटा तो मन इतना भारी था कि कभी ऐसी गोष्ठी में भाग न लेने की प्रतिज्ञा की। लेकिन इस समय जब ठंडे दिल से सोच रहा हूं तो लगता है कि यह सब बिल्कुल बेकार ही नहीं था। बेकार बातों से ही तो किसी का चरित्र खुलता है। इतने लोगों के बारे में मैंने जो राय बनाई वह क्या किसी संतुलित बात पर विवाद करने से हो सकती थी? आदमी का सच्चा रूप तो उसकी बेकार की ही बातों में खुलता है। नियमित और विवेकपूर्ण बातों से तो उसका बनावटी या ऊपरी रूप दिखाई पड़ता है। भाषण से उसकी बुद्धि और वक्तृता शक्ति का पता चलता है, असली आदमी कहीं भीतर ढका रहता है। हृदय का धड़कता हुआ पंछी किसी भीतरी पिंजरे में होता है। काम की बातों से काम का पता चलता है, आदमी का नहीं। आदमी का पता तो बेकाम की बातों से चलता है। आदमी की असली और छिपी मनोवृत्तियां तो तभी खुलती हैं। बात तो बात,
निरर्थक शब्द भी बेकार नहीं होते। व्याकरण केवल सार्थक शब्दों के बच्चे खिलाते रहें, लेकिन क्या आदमी निरर्थक शब्दों का प्रयोग छोड़ सकता है? सुनते हैं, शब्द और अर्थ विवाहित ही पैदा हुए हैं और आजीवन दो रहते हुए भी एक रहने का व्रत लेते हैं। परंतु उनमें भी कुछ तलाक देने वाले होते ही हैं और उनका असली भेद उसी दिन खुलता है जब दोनों एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो जाते हैं। सार्थक शब्द तो सामाजिक परंपरा के नपे तुले ढांचे हैं, उनमें तो जो बातें आती है वो टाइप बनकर निरर्थक शब्दों से ही उसकी मौलिकता और वास्तविकता का पता लगता है। क्या कभी आपने अतीव विस्मृतावस्था में आत्मविभोर दो प्रेमियों की बातें सुनी है? सुनी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बात तो आप शायद तटस्थ भाव से न परख पाएं। हो सकता है छिपाएं भी, क्या उस भावावेश में कोई वाक्य या शब्द ठीक ठिकाने से सार्थक निकलता है। उस समय हृदय बोलता है और हृदय की भाषा प्रायः निरर्थक होती है, सार्थक भाषा तो बुद्धि की होती है। ध्यान कहीं और होता है अथवा नहीं होता है, इंद्रियां सुप्त। शरीर जड़, शब्द मशीन से निकलते हैं, शब्द इसलिए निकलते हैं कि उन्हें पहले से मनुष्य बोलता आ रहा है। प्रश्न कुछ होता है, उत्तर कुछ होता है, उत्तर का उत्तर दिया जाता है और प्रश्न का प्रश्न, जैसे शब्दों की अपार वस्त्र राशि में से कोई कुछ पहन ले, कोई कुछ कमीज की जगह पायजामा और पायजामे की जगह कुर्ता। काम के लिए पत्र तो सब लिखते हैं, दफ्तरी चिट्ठियां रोज लिखी जा रही हैं, लेकिन काम का पत्र लिखने से शायद ही किसी को तृप्त होती है। कुछ पत्र आदमी यूं ही लिखना चाहता है अथवा लिख जाता है, जिसका न तो कोई उद्देश्य होता है, न अभिप्राय और प्रयोजन। ऐसे निष्प्रयोजन पत्र का कोई उत्तर भी नहीं हो सकता, लेकिन देखता हूं तो ऐसे प्रश्नमीन पत्रों के उत्तर की प्रतीक्षा बड़ी बेकरारी से की जाती है, और उसका उत्तर भी सबसे लंबा दिया जाता है। 8-8 हजार, 10-10 हजार शब्दों में ऐसे ही बेकार पत्रों से आदमी उतरता है, आदमी खिलता है, आदमी खुलता है। भूमिति की सार्थक रेखाएं बहुत खींची जाती हैं। ओवसियर और इंजीनियर लोग कोई मकान बनाने से पहले उसका रेखागणित बना लेते हैं। यह है सोदेश्य और सप्रयोजन, लेकिन क्या वे सदैव ऐसी ही रेखाएं खींचते हैं? जब कभी मन उदास हो, दिल भरा हो, दिमाग खाली हो, मन कहीं हो, तन कहीं हो, ऐसी दशा में भी क्या वह सार्थक ही रेखाएं खींचता है? क्या करे मन जब नहीं तन? क्या करे तन कब नहीं मन? ऐसी दशा में वह कुछ अर्थहीन रेखाएं खींचता रहता है। कागद हुआ तो कागद पर, न हुआ तो जमीन पर भाव भरा और शब्द न आते, पहुंच न इन तक आंसू पाते। आओ तृण से शुष्क धरा पर अर्थ रहित रेखाएं खींचे, लेकिन कोई हृदयहीन ही इन रेखाओं को अर्थ रहित कहेगा। सार्थक रेखा या लिपि है जो इन भावों को इतनी अधिक तीव्रता और गहराई के साथ व्यक्त कर सकने की सामर्थ्य रखती है। किसी की बेकार खींची हुई रेखाओं से उसकी तत्कालीन स्थिति का पता अच्छी तरह चल सकता है। सार्थक रेखाएं या तो त्रिभुज बनाएंगी या किसी मकान अथवा पुल का मॉडल, आदमी नहीं। इसी तरह पाठ्यक्रम की पुस्तकें देखकर किसी विद्यार्थी का वास्तविक रूप नहीं जाना जा सकता। उसे वह रखता है क्योंकि उसे रखना पड़ता है। इससे अधिक से अधिक यही पता चल सकता है कि उसका ध्यान पाठ्य पुस्तकों के संग्रह की ओर कितना है, परंतु उसका भीतरी रूप तो उन पुस्तकों के संग्रह से मालूम होता है कि जिन्हें पाठ्यक्रम की दृष्टि से बेकार कहा जाएगा। नियमों की सीमा से चलते हुए आदमी नहीं पहचाना जाता, नियमों को तोड़ने अथवा उनकी सीमा समाप्त होने पर पहचाना जाता है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में सभी विद्यार्थी आदमी के रूप में बहुत कुछ एक से लगते हैं, परंतु उन ढांचों से बाहर निकलते ही अलग हो जाते हैं। कौन कहता है कि बेकार की पुस्तकें बेकार हैं? वही तो आदमी के सच्चे रूप की पुस्तकें हैं। यही हालत है बेकार खर्च की। अगर कोई विद्यार्थी कॉलेज की फीस जमा कर आता है या पाठ्य पुस्तक खरीद लेता है, अथवा कोई अध्यापक जीवन बीमा की किस्त जमा कर आता है, तो उस खर्च से उसका कुछ पता नहीं चलता।
मेस के बढ़े मासिक खर्च से किसी की जेब का रहस्य नहीं खुलता। रहस्य खुलता है फुटकर जलपानों से। आदमी अपने फुटकर और निष्प्रयोजन योजनाहीन आकस्मिक व्यय से पहचाना जाता है। बड़ी चीजों के लिए तो सभी खर्च करते हैं। अक्सर बड़े बुए कभी कभी लड़कों के खाने खेलने की चीजें खरीद बैठते हैं और युवक कौतूहलवश अपनी प्रकृति के विरुद्ध वस्तुएं ले बैठते हैं। इनका पता यही खर्च का हिसाब बताता है। बहुत से लोग टाइम टेबल बनाकर काम करते हैं, पर उससे उनकी नियमितता के सिवा कुछ नहीं मालूम होता। खुलते हैं वे उस समय जब अपने टाइम टेबल का बंधन तोड़ते हैं। विद्यार्थियों का स्वभाव पढ़ाई के बढ़े घंटों में लगभग एक सा होता है, परंतु इसके बाद वे समय को जिस बेकारी और बेहिसाबी से बिताते हैं वो उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है। यही हाल दफ्तर में खटने वाले क्लिकों का है। अक्सर हम अपने कुछ बेकार कागज फाड़कर या तो रही की टोकरी में फेंक देते हैं या खिड़की के बाहर या कमरे से ही। अगर कोई उन रद्दी कागजों को बटोरकर जांच करे तो वह आपके स्वभाव के विषय में बहुत कुछ सही अनुमान कर सकता है, रहस्य भी खोल सकता है। किसी समाज का पता उसके धनाढ्य व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देखकर उतना नहीं चलता जितना उसके बेकार आदमियों को देखकर। बेकार घूमने वाले आदमी ही किसी समाज की व्यवस्था का सच्चा हाल प्रकट करते हैं। आज देश में लाखों किसान मजदूर बेकार पड़े हैं, कितने ही शरणार्थी आश्रयहीन दशा में घूम रहे हैं। बेकारी की दशा में लेखकों की कलमें शिथिल हो रही हैं, खून की स्याहियों सूख रही है, सांसों के तार तार हो रहे हैं। हिंदुस्तान इनमें छिपा है, इन अंधेरी घाटियों में जहां दिन नहीं आते केवल रातें रहती हैं। उन अट्टालिकाओं और धवल सौध शिखरों में नहीं जो भली भांति सोने की चमक में प्रकाशित है। इस समाज का चित्रण भी वही कलम करेगी जो किसी रुपये की गुलाम नहीं बल्कि बेकार पड़ी है। उन बेकारों के हुजूम की तरह उनके साथ चलती है, उनसे बोलती है, उनकी सुनती है। मगर मेरे दोस्त, तुम भी कहो शायद कि यह क्या गप हौक रहा है। गप ही सही, गप पर भी क्या कोई व्यवस्थित बात कही जाती है। आज मेरी भी इच्छा थी कि तुमसे कुछ गपशप करूं। संभव है इससे मेरा कुछ अपनापन खुल जाए। मैं तुम्हें अपने से दूर क्यों रखें और क्यों रखें तुम्हें भ्रम में। मगर तुम्हारी भी असलियत का पता तभी चलेगा जब ऐसे बेकार निबंध को पढ़ोगे।